वेलकम टू पैसिफिक कॉलेज। आज का लेक्चर जो हमारा है, पहला लेक्चर है सेकेंड ईयर का, और टॉपिक हमारा है होम्योस्टेसिस। ये चैप्टर पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से 1 लाख क्वेश्चन और कम से कम 3-4 क्वेश्चन और एक एमसीक्यू आता है। अब चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की, इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सवाल आता है कि डिफाइन होम्योस्टेसिस, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो होम्योस्टेसिस जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स हमारी बॉडी किसी भी जानदार के अंदर या किसी भी सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। सेल के अंदर के एनवायरनमेंट मीन्स उसके अंदर टेम्परेचर कैसा है, उसके अंदर नंबर ऑफ केमिकल्स वो क्या है। तो इन शॉर्ट ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि किसी भी जानदार के इनर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना या प्रोटेक्ट करना। कहां से प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। हार्म्स का मतलब होता है नुकसानात और फ्लक्चुएशन का मतलब होता है तब्दीली। तो तब्दीली किसमें आती है? इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मतलब ये कि बाहर अगर टेम्परेचर कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, अगर सॉल्यूट की मिकदार कम है, ज्यादा है, तो या वाटर की अमाउंट हमने कम इंटेक की है या ज्यादा इंटेक की है, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाए, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन का। उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब ये है कि अगर सपोज टेम्परेचर जो है अगर वो ज्यादा हो जाए बाहर, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या आएगा कि हमारी बॉडी जो होती है उसमें स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, जिसकी वजह से इवापोरेटिव कूलिंग कंसेप्ट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो ठंडी हो जाती है। इट मींस कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंस जो पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसमें ये मेंशन है कि इट इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी की सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर मतलब फ्लक्चुएशन होती रहे तो मतलब बुखार भी हो सकता है, हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर कम भी हो सकता है हमारी बॉडी का। तो इसका मतलब ये है कि होम्योस्टेसिस जो है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का खास मैकेनिज्म है। ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस है। सेकेंडली जो इसकी इंपॉर्टेंस है ये है कि इट ब्रिंग्स द अडॉप्टेशंस इन द ऑर्गेनिज्म। अडॉप्टेशंस मीन जैसे आपको मैंने बताया कि अगर पता है कोई चेंज आ जाए एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस चेंज के अंदर क्या चीज है कि किसी भी टेम्परेचर में चेंज आ जाए, किसी भी बॉडी के जो किसी भी टेम्परेचर में वाटर की कंडीशंस में चेंज आ जाए, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर अडॉप्टेशन। यहाँ एक और नई बात मेंशन है, ये है कि अडॉप्टेशन ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू कांस्टेंट चेंजिंग इन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड कंट्रीब्यूट्स इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशनरी प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रोसेस है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जानदार जो होते हैं वो कई हजार सालों के बाद वो नए जानदारों में कन्वर्ट रहते हैं या नए खसूसियात, नया स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। वो कंसेप्ट ये है जिस तरह से आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10 में कि फिश से एम्फीबियंस बनते हैं, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बनते हैं, रेप्टाइल्स से बर्ड्स बनती है, मैमल्स बनते हैं। तो ये अडॉप्टेशन है। तो होम्योस्टेसिस की वजह से ये होता है कि ये कंट्रीब्यूट करता है इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसका थर्ड इंपॉर्टेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में ये आगे मूव करेगी ये बात कि होम्योस्टेसिस कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन अ नैरो रेंज। अब ये लफ्ज आपको समझना है। नैरो रेंज का मतलब ये होता है कि जो जैसे सपोज हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है,
या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उस लिहाज से अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसी के लिहाज से, अगर बाहर गर्मी होती है तो हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आएगी टेम्परेचर में, और इवापोरेटिव कूलिंग या स्वेटिंग होगी, जैसे यहाँ मेंशन भी है, और स्वेटिंग से हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर बाहर जो होती है वो सर्दी है तो हमारी बॉडी क्या होती है, कांपने लगती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, शिवरिंग कहते हैं। तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं हमारी बॉडी के, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल फ्लक्चुएशंस होती हैं टेम्परेचर की, ताकि टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन रहे और कोई नुकसान ना आए। तो ये आप लोगों ने लाजमी याद रखते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंस है पेपर के लिहाज से, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशली। यहाँ ये मेंशन है आपके सामने कि ये प्रोसेस होता किस तरह से है होम्योस्टेसिस का, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, होम्योस्टेसिस मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर किसी को वैसे भी समझ या यहाँ से भी याद कर सकता है कि बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या करता है कि टेम्परेचर को, वाटर को, सॉल्यूट को मेंटेन करता है। तो जो इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स है, अगर सवाल आ जाए कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, बेटा ये तीन कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर है। इसका मतलब ये है, रिसेप्टर वो एरिया, वो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का जो किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज को फील करता है, और कंट्रोल सेंटर मीन्स हमारी बॉडी का जो ब्रेन होता है, और इफेक्टर मीन्स कि वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जिसने जाके रेस्पॉन्स शो करना है, उसको हम इफेक्टर कहते हैं। इफेक्टर की दो एग्जांपल होती है, एक इसकी एग्जांपल होती है बेटा, वो होती है क्या, वो होती है मसल होती है, और जो दूसरी एग्जांपल होती है वो होती है ग्लैंड होती है। तो ये दो एग्जांपल इसकी है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना। अब आती है कि वही बात जो कि थोड़ी देर पहले पढ़ी, कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल चेंज। ये हमारी बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट्स है, वो ये तीन मेन जो कंपोनेंट्स हैं जो चेंज लेके आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, इसकी वजह से हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या होना पड़ता है, फ्लक्चुएट करना पड़ता है। द नैरो रेंज टू मेंटेन वाटर बैलेंस को आप क्या कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सल्यूट बैलेंस मतलब बॉडी में अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो वो एक्सक्रीशन से निकलेगा, और टेम्परेचर रेगुलेशन मींस थर्मो रेगुलेशन। ये तीन कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, या तीन मैकेनिज्म्स हैं जिनको हम ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन या थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट ठीक रहता है या इन नैरो रेंज रहता है। अब उसके बाद ये जो चीजें अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई वही यहाँ भी मेंशन है। देयर आर थ्री मेन मेथड्स जो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। अगर हम बात करते हैं वाटर रेगुलेशन की, तो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है सॉल्यूट, वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन होता है। और अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट की रिलीज की, तो बॉडी में वेस्ट मटीरियल होता है, ताकि वेस्ट मटीरियल अगर रहेगा हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम या डिजीज पैदा हो सकती है। लाइक इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अगर हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट मटीरियल जमा हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरी चीज है बेटा वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मीन्स ये भी आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करना, जैसे आपने बताया, बाहर टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नैरो रेंज में आगे कम होगा थोड़ा सा, और ताकि रेगुलेशन हो सके, तो इसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। सो दीज आर थ्री मेन हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स हैं फॉर रेगुलेशन, ठीक है जी। और होम्योस्टेसिस सेल लेवल पर भी होती है, जैसे आपको बताया पूरे ऑर्गेनिज्म में भी होती है और सेल लेवल पर भी होती है। तो सेल के मतलब सेल के अंदर वाटर की अमाउंट को मेंटेन करना, सेल के अंदर जो है वो सल्यूट की अमाउंट को मेंटेन करना या टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सेल लेवल पर भी हो सकती है, ठीक है जी। जैसा कि अगर इन सिंपल कहें तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि वाटर की जो
परसेंटेज है बोन की, बोन सेल के अंदर कितनी होती है, जो 20% होती है। इसके अलावा एवरेज सेल के अंदर वाटर की अमाउंट 65% होती है, नर्व सेल में 85% होती है। तो इसका मतलब ये है ये वाटर की अमाउंट है, अगर इससे कम हो जाएगा तो उसकी वजह से होम्योस्टेसिस नहीं रहेगी। तो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होता है। ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है जो मेंशन है यहाँ पे, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें कंट्रोल सिस्टम ऊपर मेंशन है और नीचे ऑर्गेनिज्म से इंटरनल एनवायरनमेंट मेंशन है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर, ये पीछे का एक लफ्ज होता है इंट्रा सेलुलर मींस सेल के अंदर, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे तो सेल के बाहर। और इसी तरह से सेल के दरमियान जो होगा वही जो सेल के बाहर है उसे हम इंटर सेलुलर कहते हैं। तो इंट्रा सेलुलर मींस सेल के अंदर। अब सेल के अंदर के एनवायरनमेंट मेंटेन कैसे होता है, ये कंट्रोल सिस्टम है जो यहाँ बनाना है। ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये हर सेल के बाहर होता है, जो कंट्रोल करता है, अंदर की रेगुलेशन करता है, सपोज वाटर के लिहाज से, और जितना पानी चाहिए होता है वो उसी मैकेनिज्म के वजह से यहाँ से मूव करेगा। और आप जानते हैं ये प्रोसेस होगा उसे हम पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं। और इसके अलावा ऑस्मोसिस होती है, अगर आपने उसकी टाइप्स चैप्टर 40 में पढ़ी है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। जहाँ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वही चीज जो हमने थोड़ी पहले पढ़ी, जो होम्योस्टेसिस है उसके अंदर जो मैकेनिज्म कैसे होता है। होम्योस्टेसिस जो है, पहली बात है स्टिमुलस। स्टिमुलस मींस सपोज बाहर बॉडी का टेम्परेचर कम है, सपोज बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर कम होगा, स्टिमुलस हमारे स्किन के अंदर थर्मल रिसेप्टर्स, यहाँ से जो मैसेज आएगा वो जाएगा कंट्रोल सेंटर। सो दिस इज रिसेप्टर या स्टिमुलस काम करता है, उसके बाद ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन से होता हुआ ब्रेन सेंसर है हमारा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो उसको कंट्रोल करता है। देखिए सेंसर जाता है, रेस्पॉन्स होता है बॉडी को, और ये बॉडी का रेस्पॉन्स यहाँ पर पहुंचता है। जो चीज याद रखिएगा, जो चीज यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के पास पहुंची है स्टिमुलस से, मतलब रिसेप्टर से, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक कहते हैं। मतलब ये है कि अगर रिसेप्टर से, यहाँ सपोज ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से बात पहुंची है कंट्रोल सेंटर के पास, तो आप इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे फीडबैक कहते हैं। तो जो चीज आपने फील की है तो वो बात, वो चीज, वो पॉइंट जो है वो दिमाग तक पहुंचा है, तो मैसेज पहुंचा है, दैट इज कॉल्ड एज द फीडबैक। सो एनी चेंज इन योर बॉडी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो मैसेज है वो बेटा पहुंचेगा ब्रेन तक, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। आपका जो ब्रेन है वो जो रेस्पॉन्स देगा, जो मैसेज पहुंचाएगा इफेक्टर के पास, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। अब दोनों फीडबैक है, याद रखिएगा। इसकी तरह के दो टाइप्स होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक होती है और एक होती है नेगेटिव फीडबैक होती है। अब बेटा इसमें जो कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो कंट्रोल करता कैसे है, तो वर्क कैसे करता है, तो ये याद रखिएगा। उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, ये अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो इसमें मेंशन है कि ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। तो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर के लिहाज से बात करें तो हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट होता है। तो थर्मोस्टेट जो है, जैसे कि इस्त्री का थर्मोस्टेट है, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो हमारी बॉडी में एक थर्मोस्टेट पाया जाता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन में होता है जो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। अब कंपोनेंट्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले भी, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स आर, नंबर 1 is receptor, और नंबर 2 is control center means the brain, और नंबर 3 is effector, जहाँ से क्या आएगा, जहाँ से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स आएगा। और ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो है कंपोनेंट्स होती हैं बेटा, ये इसकी अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे रिसेप्टर की, तो रिसेप्टर जो है ये हमारी बॉडी में पहले सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस में भी टेम्परेचर, एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज स्टिमुलस।
तो वो रिसीव करने वाला रिसेप्टर होता है, फिर ये मैसेज भेजता है कंट्रोल सेंटर के पास, फिर कंट्रोल सेंटर से मैसेज आता है की फैक्टर के पास आता है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता है। इसको जो यहाँ तक पहुंचता है, इस स्टार्ट में जो फीडबैक यहाँ मैंने नंबर 1 शो किया है, और जो नंबर 2 शो किया ये वाला, दैट इज स्टार्ट एज, ये जो एरो है फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम या सेंटर टू द इफेक्टर, दैट इज स्टार्ट एज टाइप ऑफ फीडबैक दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट है जी, इन लिविंग सिस्टम देयर इज सेट पॉइंट, और हमारी बॉडी के अंदर जो सेट पॉइंट जैसे आपको बताया उसका नाम होता है क्या, उसका नाम है जी हाइपोथैलेमस। ओके बेटा, इसमें ये मेंशन है होमोस्टेसिस रेगुलेटरी सिस्टम्स, और यहाँ डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो आपको 17 चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारी बॉडी में किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो परफॉर्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन पेपर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसका मैकेनिज्म जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि रिसेप्टर से जो मैसेज पहुंचता है कंट्रोल सिस्टम तक, उसको हम कहते हैं फीडबैक कहते हैं। और जो रिसेप्टर से जो कंट्रोल सिस्टम से मैसेज आता है इफेक्टर के पास फॉर रिस्पांस, दैट मे बी पॉजिटिव और दैट मे बी नेगेटिव। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें टेम्परेचर की एग्जांपल आती है कि अगर वह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल उसके अपोजिट में होगा। तो अगर जो चीज जो फीडबैक आया है अगर उसके अपोजिट में रेस्पॉन्स होगा, दैट मे बी कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर जो रिसेप्टर ने फील किया और आगे कंट्रोल सिस्टम ने उसी की फेवर में अगर रेस्पॉन्स दिया है, then that is called as positive feedback mechanism। और इसके अलावा ये जो डायग्राम आपके सामने है ये आप इसी चैप्टर के एंड में मेंशन भी है, और ये हम इसमें डिटेल से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर इसी जो चीज हमने पहले पढ़ी है उसी को डिटेल दी हुई है। तो स्टिमुलस मैसेज भेजता है सेंसर मीन रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से कंट्रोल सिस्टम के पास, और उसके बाद इफेक्टर अपना रेस्पॉन्स को शो करता है। थैंक यू। ये बेटा आज का हमारा लेक्चर, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिटेल्स हम पढ़ेंगे। असेसमेंट आपको दे दी जाएगी तो वो आप लास्ट की साल तक की जमा कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।